अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस का पेपर देने वाले हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट? क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न बताऊंगा। क्या बताऊंगा? महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न बताऊंगा। और ये अंतर वाले प्रश्न 4 नंबर में, कितने नंबर में? 4 नंबर में आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखेंगे तो 4 नंबर वाले 4 क्वेश्चन बताऊंगा। कितने क्वेश्चन बताऊंगा? 4 क्वेश्चन। और ये 4 क्वेश्चन जो बताऊंगा आप मुझसे विश्वास कीजिए, 100% गारंटी मैं लेता हूं कि इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। 100% आएगा। तो इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहूँ क्या ये इंपॉर्टेंट है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देख के सारे क्वेश्चन को समझ लेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तैयार करना आपका फर्ज बनता है कि आप इनको तैयार करें और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से करें। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। 4 के चारों बायोलॉजी के क्वेश्चन ही बताऊंगा। और ये महत्वपूर्ण अंतर वाले क्वेश्चन है जो बनते ही हैं हर साल बोर्ड परीक्षा में। तो देखो, पहला क्वेश्चन, स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर क्या है? तो इसका आंसर देखो, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो पहला अंतर क्या है वो समझो। वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वे जीव जो स्वयं पोषी पोषण है उसमें वो जीव आते हैं जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। तथा पोषण का यह प्रकार, और ये जो पोषण होता है स्वयं पोषण, स्वयं का पोषण स्वपोषी पोषण होता है, वो स्वपोषी पोषण या स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। क्या लिखा है? वे जीव जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। तथा यह जो पोषण है, यह पोषण का यह प्रकार स्वपोषी या स्वयं पोषी पोषण कहलाता है। तो आई होप आप पहला अंतर समझ गए कि स्वयं पोषी क्या है, स्वयं पोषी पोषण क्या है, विषम पोषी पोषण क्या है। ये परिभाषा भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको यही परिभाषा लिख के आनी है। अब देखो, विषम पोषी पोषण, वे जीव जो भोजन हेतु अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। विषम पोषी पोषण का मोटिव ये होता है कि वो दूसरे जीव पर या भोजन हेतु अन्य किसी दूसरे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं। जैसे मनुष्य पेड़ पौधों मांस पर आधारित होता है, क्यों नहीं होता है? जैसे पेड़ पौधे हैं वो स्वयं पोषी पोषण कहलाते हैं। और विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम लोग आते हैं कि नहीं? क्योंकि हम लोग जो है वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। हम लोग फसलों पर निर्भर रहते हैं, जानवरों के मांस पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत हम लोग आते हैं, विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। तथा पोषण का यह प्रकार विषम पोषी पोषण कहलाता है। वे जीव जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं वो विषम पोषी पोषण कहलाते हैं। और यह पोषण का जो प्रकार होता है यह विषम पोषी पोषण कहलाता है। तो पहला अंतर आई होप आप समझ गए होंगे स्वयं पोषी और विषम पोषी में। देखो, दूसरा अंतर, ये 2 प्रकार के होते हैं। जो स्वयं पोषी पोषण है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। ये 2 प्रकार के होते हैं, रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब इसमें देखो, विषम पोषी पोषण में दूसरा अंतर, ये 3 प्रकार के होते हैं। जो विषम पोषी पोषण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला परभक्षी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतोपजीवी। ये 3 प्रकार के होते हैं, परभक्षी, परजीवी तथा मृतोपजीवी, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ गए दूसरा में अंतर। देखो, जो तीसरा अंतर है उसको आइए समझते हैं। तीसरा अंतर है, स्वपोषी जीव उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो स्वपोषी या स्वयं पोषी पोषण वाले जीव हैं वह क्या करते हैं? उपचय क्रियाओं के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? उपचय क्रियाओं के द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जबकि जो विषम पोषी पोषण वाले हैं जीव वो क्या करते हैं? विषम पोषी जीव अपचय क्रिया द्वारा, स्वपोषी में उपचय क्रिया द्वारा और विषम पोषी में अपचय क्रिया के द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। जो विषम पोषी जीव होते हैं वो अपचय क्रिया द्वारा जटिल तत्वों से सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं, जबकि स्वपोषी जीव जो हैं वो उपचय क्रियाओं द्वारा सरल तत्वों से जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो ये तीसरा अंतर हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर। आप क्या करेंगे? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर तैयार करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे तैयार करते हैं तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको दूसरा, विसरण तथा परासरण में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। तो उत्तर देखो, पहला विसरण देखो, विसरण क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस सभी में हो सकती है। जो विसरण क्रिया है वो ठोस, द्रव एवं गैस सभी में हो सकती है। जबकि परासरण क्या है? यह क्रिया केवल द्रव और उसमें घुले पदार्थों में ही होती है। जबकि जो परासरण है
इसमें क्या होता है, यह केवल द्रव और उसमें घुले हुए पदार्थों में ही होती है, जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस सभी में हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया विसरण तथा परासरण में। दूसरा अंतर देखो, विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है, और जो विसरण है वो सभी दिशाओं में हो सकती है। विसरण की जो क्रिया है वो सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है। दूसरा देखो, परासरण में यह निश्चित दिशाओं में ही होने वाली प्रक्रिया है। विसरण में सभी दिशाओं में क्रिया हो सकती है, बट परासरण में निश्चित दिशाओं में ही होने वाली क्रिया होती है। तीसरा अंतर देखो, विसरण तथा परासरण में इस क्रिया में विसरण दाब उत्पन्न होता है। विसरण में क्या होता है, विसरण दाब उत्पन्न होता है, जिसके कारण अणु गति करते हैं, जिसके कारण ही अणु जो है वो गति करते हैं। जबकि परासरण में इस क्रिया में परासरण दाब उत्पन्न होता है जो घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है, और परासरण दाब में, परासरण वाली क्रिया में क्या होता है, परासरण दाब उत्पन्न होता है जो घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, और जबकि विसरण में विसरण दाब और परासरण में परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आपने विसरण और परासरण में 3 अंतर समझ लिए। पहला अंतर, विसरण क्रिया ठोस, द्रव एवं गैस सभी में हो सकता है ये, और परासरण क्रिया केवल द्रव और उसमें घुले पदार्थों में ही होती है। और विसरण सभी दिशाओं में होने वाली क्रिया है, जबकि परासरण निश्चित दिशाओं में होने वाली क्रिया है। विसरण क्रिया में विसरण दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण अणु गति करते हैं, और परासरण में क्या होता है, परासरण दाब उत्पन्न होता है जो घोल की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूं, उसको आप अच्छे से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है धमनी और शिरा में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। ये बायोलॉजी के 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको अगर आप तैयार करेंगे देन आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर होगी। तो आइए देखते हैं धमनी एवं शिरा में अंतर। पहला देखो, ये हृदय से रुधिर को अंगों की ओर ले जाती है। जो धमनी है वो क्या करती है, वह जो हियर्ट है हमारा, वहां से जो ब्लड है उसको अन्य अंगों तक पूरी बॉडी में फैलाती है, ये काम धमनी का है। शिरा क्या करती है, ये शरीर के विभिन्न भागों के या अंगों के जो रुधिर है उसको हृदय की ओर लाती है। तो पहला अंतर आई होप आप समझ गए धमनी और शिरा में। दूसरा अंतर देखो, धमनियों में रुधिर अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, और जो धमनी है उसमें जो ब्लड है वो बहुत ही अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर बहुत ही कम दबाव के साथ बहता है। तो जो दूसरा अंतर है धमनी और शिरा में वो क्या है, धमनियों में रुधिर जो है वो अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, दाब के साथ बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर बहुत ही कम दबाव के साथ बहता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया धमनी और शिरा में। तीसरा अंतर देखो, धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है। जो धमनियां होती हैं वो, उनकी जो भित्ति होती है वो मोटी व लचीली होती है, वह इनमें कपाट नहीं पाए जाते। और क्या होता है, इसमें कपाट जो है वो नहीं पाए जाते हैं। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है और इसमें कपाट नहीं पाए जाते। ये तीसरा अंतर है किसका, धमनी का। तीसरा अंतर देखो सिराओं का, सिराओं की भित्ति पतली और कम लचीली होती है। धमनियों की भित्ति मोटी व लचीली होती है, बट सिराओं की जो भित्ति होती है वह पतली और कम लचीली होती है। इनमें कपाट पाए जाते हैं। देखो जो धमनी है उसमें कपाट नहीं पाए जाते हैं और सिरा में कपाट पाए जाते हैं, और जो सिरा है वो पतली भित्त वाली है और कम लचीली होती है। तो ये तीसरा अंतर हो गया किसमें, धमनी और सिरा में। चौथा अंतर देखो, धमनियों में शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। जो धमनी है उसमें प्योर जो ब्लड है वो प्रवाहित होता है, प्योर ब्लड, शुद्ध रुधिर। ठीक है, पल्मोनरी धमनी को छोड़कर, पल्मोनरी धमनी जो है उसको छोड़कर बाकी धमनियों में जो है वो शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो ये चौथा जो अंतर है वो हो गया धमनी और सिरा में। देखो सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, ठीक है, अशुद्ध, ठीक है, सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है पल्मोनरी सिरा को छोड़ के। किसको, यहाँ पे जो धमनी है उसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, बट इसमें अपवाद है कि जो पल्मोनरी धमनी है उसको छोड़कर और पल्मोनरी सिरा को छोड़कर सिराओं में अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। तो आई होप आप क्या समझ गए, आप धमनी और सिरा में अंतर जो है वो अच्छे से समझ गए। नेक्स्ट देखो चौथा क्वेश्चन दिखाता हूं आपको क्या है। चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर लिखिए। क्या है, जाइलम एवं फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है। तो पहले देखो जाइलम को दारू भी कहते हैं और फ्लोएम को पोषवाह भी कहते हैं। तो इसमें पहला जो अंतर है उसको समझो पहले। दारू एक जटिल ऊतक है जो वाहिकाओं, दारू मृदु ऊतक और दारू रेशों से मिलकर बना होता है। जो जाइलम है वो किससे मिलकर बना होता है, दारू एक जटिल ऊतक है जो वाहिकाओं, दारू मृदु ऊतक और दारू रेशों से मिलकर बना होता है। तो आप आई होप समझ गए कि जाइलम जो दारू है वो क्या होता है। फ्लोएम पोषवाह क्या होता है, ये देखो, यह चलनी नालिकाओं, सहकोशिकाओं, पोषवाह मृदु ऊतक और पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है। यह चलनी नलिकाओं, सह
सहकोशिकाओं, पोषवाह मृदु ऊतक और पोषवाह रेशों से मिलकर बना होता है। तो पहला अंतर आई होप आप समझ गए जाइलम और फ्लोएम में। नेक्स्ट अंतर देखो दूसरा, वाहिकाओं का निर्माण परस्पर उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति के पूर्ण अथवा आंशिक विघटन से होता है। जो वाहिकाओं का निर्माण होता है वो परस्पर उपस्थित कोशिकाओं की भित्ति के पूर्ण अथवा आंशिक विघटन के द्वारा ही होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखो फ्लोएम में, पोषवाह में चलनी नलिकाएं आपस में चलनी पट्टिकाओं द्वारा जुड़ी होती हैं। क्या होता है, जो फ्लोएम है उसमें दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे, जो चलनी नलिकाएं हैं वो आपस में चलनी पट्टिकाओं के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर आपको समझाता हूं, देखो दारू मृदु ऊतक कोशिकाएं जो हैं वो जीवित रहती हैं। यहाँ पे कोशिकाएं कर लीजिए, कोशिकाएं जो होती हैं वो जीवित होती हैं। दारू मृदु ऊतक कोशिकाएं जीवित होती हैं, जबकि चलनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं जीवित होती हैं। ठीक है, ये दोनों में जो चलनी नलिकाएं और सह कोशिकाएं होती हैं वो भी जीवित होती हैं, और दार मृदु ऊतक जो कोशिकाएं हैं वो भी जीवित रहती हैं। तो ये तीन मैंने अंतर आपको बताए, जाइलम दारू में और फ्लोएम पोषवाह में। तो ये 4 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम क्लास 10th साइंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे उनको लेकर आया था। ट्रस्ट करें मुझ पे, इन चारों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन अब की बार बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा। देन आपका जो फर्ज है वो ये है कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन आपका फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। आप अपनी अच्छे से वीडियो को देख के अपनी तैयारी जो बोर्ड एग्जाम की वो अच्छे से कर पाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मस्त रहेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो करते रहेंगे अच्छे ढंग से।